मैं राकेश सांडिल्य सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, जैसा कि मैंने परसों बोला था कि मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिए कल मेरा वीडियो नहीं आया। इसी दरमियान कल विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा का तृतीय फॉर्म निकल गया। सब लोग आपस में मंत्रणा करने लगे, ग्रुप में हलचल होने लगी। तो संजय जी ने मुझे बताया था आज दिन में, हालांकि हमको रात में आना था आज, लेकिन कई आदमी का मैंने वीडियो देखा और लास्ट में 1-1:30 बजे के आसपास में राजनंदन बाबू का वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शाम में नहीं चल के मुझे अभी चलना चाहिए, इसलिए कि स्थिति कुछ गंभीर ज़रूर है। उनके आह्वान से मुझे लगा, मैं चल दिया। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 15-20 दिन से मैं भी हर चीज़ आपके नियमावली से संबंधित, विशिष्ट नियमावली से संबंधित, नफ़ा नुकसान, नियम कानून, यहाँ तक कि कैलकुलेशन वगैरह करके सब दिखा चुके हैं। इसके बाद भी कुछ लोग गंभीर नहीं हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं जब चलने वाला था उसी समय आपके ग्रुप पर एक अशोक कुमार कोई हैं, वो पटना के हो सकते हैं, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, किसी इसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। उन्होंने बड़ी शान से ग्रुप में एक मैसेज किया। रुकिए, उस मैसेज को मैं निकाल रहा हूँ। उन्होंने मैसेज किया, हम तो अकेले हो गए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं, ना दिए हैं और ना देंगे, चाहें हटा क्यों न दे। वाह! तो मैंने उनके मैसेज पर कमेंट किया कि कौन हटा रहा है आपको। तो उन्होंने बोला कि सक्षमता 1 वाले बोलते हैं, सक्षमता 1 वाले बोलते हैं। मैं श्री अशोक कुमार के आंख में आंख मिला करके बात करना चाहता हूं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सक्षमता वाले जो सक्षमता पास कर गए हैं वे स्कूल में पढ़े हैं और आप स्कूल के बाहर पढ़े हैं? क्या वे पैसा दे करके पढ़े हैं और आप कोदो दे करके पढ़े हैं? आपको इतना भी सेंस नहीं है कि सक्षमता वाले आपको समझा देते हैं और सब समझ गए, आप ला करके ग्रुप में परोस दिए अपनी बात को? शर्म नहीं आती है आपको ये कहने में कि फलाने हमको समझा दिए हैं? अरे उस बेलन से डरिए जिस बेलन से आपके घर में रोटी बनता है। इंतज़ार कीजिए 2 महीना। आगे एक चर्चा और कर देना चाहता हूँ। एक बंधु सारण जिला के ग्रुप में डाले थे, उनका नाम तो नहीं पता है, सिर्फ नेम शब्द से उनका था। तुरंत ही उनको ग्रुप से रिमूव किया मैंने। उनका वक्तव्य था, फॉर्म भर दो, परीक्षा दे दिया जाए, देखा जाएगा। क्या तमाशा है भाई, मजाक बना दिए हैं आप लोग क्या? हमको याद आ रहा है इस पर एक कहावत कि नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे और जब नाव बीच में गई तो इन्हीं नेम वाले बंधु के जैसा कोई था, कूद के इस छोर पे जाता था कि कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, कूद के उस छोर पर जाता था, डूब तो नहीं जाएंगे, कूद के उस छोर पर जाता था, डूब तो नहीं जाएंगे, हुलचुल हुलचुल किए रहा था।
सब लोग परेशान थे कि अब डुबा देगा ही। तब तक एक आदमी बहुत शांत से बैठा हुआ था, गया और एक लात मारा, अंदर चला गया। हालांकि नाविक उसको पूरा छान करके बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो जाके कोने में दुबक के बैठ गया। तो ऐसे लोगों का यही उपाय होना चाहिए। कोई कुछ समझा देता है, सक्षमता वाले समझा देते हैं, आप समझ जाते हैं, ला करके सबको दिमाग खराब कर देते हैं। शिक्षक हैं कि नहीं, इसमें भी शक होता है हमको। आइए अब मूल बात पर। विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म जो निकला हुआ है, आप लोग के भी मन में संशय होगा कि भरूं नहीं भरूं। तो सबसे पहले मेरा विचार जान लीजिए कि मैं कुछ भी अधूरा प्रस्तुत नहीं करता हूं, सच्चाई जाने बगैर। होता होगा, कोई परोस देता होगा, आप वही समझ रहे होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक हम पूर्ण रूपेण आश्वस्त नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी बात अधूरा नहीं बोलते हैं। अगर जिसको कन्फर्म नहीं जानते हैं, शायद शब्द जरूर लगा देते हैं, इसलिए मेरे शब्द पर गौर कीजिएगा। इसका मुख्य कारण है पॉइंट 1। कुछ लोग का बात था कि कह रहे हैं कि जो परीक्षा नहीं देगा उसे हटा देगा। कौन हटा देगा भाई, कौन हटा देगा? आपकी 2020 नियमावली जो बनी हुई है, उसमें जो आपको पावर मिला हुआ है उसको आप कम नहीं आकिए, और एक बार कम से कम 4-5 रुपया खर्च करके उसका प्रिंट निकलवा करके शांति से पढ़ तो लीजिए। इसके बाद कोई कह रहा है तब उसको सुनिए। दूसरी चीज़ छोड़ दीजिए, जिसको 2020 नियमावली उपलब्ध नहीं है, चर्चा में है, कम से कम आप 2023 नियमावली का पेज 2 पॉइंट नंबर 3 का 3 आप पढ़ लीजिएगा। पॉइंट 3 का 3 मैं पढ़ के सुना देता हूँ, स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। पॉइंट 3 का 3 देखिए, ये 2020 नियमावली की बात नहीं है, ये 2023 नियमावली की बात है। 23 नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ऐसा ही कोई कह दिया सुन लेते हैं। 2023 नियमावली के पेज नंबर 2 के 3 का 3 पॉइंट पढ़िए। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 3 का 3, वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, यानी फेल भी कर जाते हैं, नहीं होते हैं, तो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। आप देख लीजिए, ये आपके स्क्रीन पर भी मैं दिखा देता हूँ, और पढ़िए। कान से सुनी हुई बात को लेकर के फैलाइए नहीं, अपनी हिम्मत को नहीं हारिए। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, फिर एक बार जोर दे करके पढ़ देता हूँ। वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, वो निकाय के शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। उनको हटा देने की क्षमता किसी में नहीं है। आगे आइए, इस संशय से कम अपने आप को निकालिए कि इस सवाल का जवाब जो आपको कहता है कि हटा देगा, सब लोग अपने अपने मोबाइल में रखिए, ले जा करके उनके मुंह पर सटा दीजिए, जो विशिष्ट वाले हैं और आपको समझा रहे हैं कि ये पढ़ लो। हमारी नियमावली छोड़ो, तुम अपनी नियमावली पढ़ लो भाई, और कम से कम मेरा भेजा नहीं खाओ। आगे आइए, आगे चल रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज से लगातार 3 दिन तक
इसी पर मेरा चर्चा होगा। मेरा वीडियो एक एक वीडियो ध्यान से पढ़िएगा। मैं विशिष्ट और नियोजित के फायदे और नुकसान को एक एक पॉइंट, एक तरफ इसका एक तरफ इसका, बीच में लाइन खींच करके हम लोग पढ़ते थे तो अंतर स्पष्ट करना रहता था। उस रूप में आपको एक एक पॉइंट में अंतर दिखाऊंगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 2-3 दिन लगेगा और लास्ट तक ले जा करके आपको क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप लोग शांति से देखिएगा और तब विचार कीजिएगा। यहाँ पॉइंट 2 परसों में थोड़ा सा धरफड़ी में था, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं किया। जो लेटर निकला हुआ है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित, निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना का पत्र है ये 501/19/2025 का। इसमें खेला देख लीजिएगा, आप अंदर से कांप जाइएगा, बिल्कुल कांप जाइएगा स्थिति जान करके। इसमें देखिए, इसमें 2-3 शब्द लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ देता हूँ और उस पर डिस्कशन करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में इस कार्यालय का पत्रांक 281/23/1/25 उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ ले, जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेट एवं HRMS पर ऑन बोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को देय वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित करेंगे। लिखा हुआ है इसमें कि समय पर प्राण जनरेट नहीं हो पाया और तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए हड़बड़ी में अभी पेमेंट किया जा रहा है। बाद में कालांतर में, काल के अंतर में एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा, एक शब्द दिया हुआ है। और सबसे पहले इसके बाद देखिए ये सब लिख दिया गया है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 23 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाएगा। मूल वेतन यानी 25, 28, 31 और 32 के तहत। लेकिन उसी में एक लाइन बहुत गूढ़ चीज़ लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा उस पर, जिसको लेटर को भी मैं दिखा देता हूँ पुनः। सबसे अंत में पैराग्राफ पढ़िएगा। निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के, एक तरफ लिखा जा रहा है कि प्राण जनरेट नहीं हुआ और प्रोसेस में देरी के चलते ये निर्णय लिया गया है, और नीचे शब्द देखिए लिखा है निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं HRMS पर ओ बोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए, यहाँ कहा जा रहा है कि ये दोनों के काम को 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए इन शिक्षकों को वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। हे भगवान, कहाँ उलझा दिए हमको। ऊपर लिखा जा रहा है कि प्राण जनरेट नहीं हुआ और HRMS की कौन MS की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इसलिए हड़बड़ी में अभी 25,000 पर 25, 28 और 31 पर किया जा रहा है। नीचे कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर प्राण जनरेट कर HRMS की ऑन बोर्डिंग करते हुए और इनके वेतन को वही वेतन 25, 28 और 31। बंधु, हमको ये शक परसों ही हो गया था लेटर पढ़ के, लेकिन सब चीज़ ओपन नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ छुपा लिया जाता है। परसों मैंने इस बात को छुपा लिया चूँकि हड़बड़ी में था और मेरे विशिष्ट बंधुओं को कोई दुख न पहुँचे मेरे बात से, इसलिए मैंने इस बात को छिपा लिया। लेकिन वे भी मेरे दुश्मन नहीं हैं। मैं उनको भी आगाह कर देना चाहता हूँ, आपको भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि सरकार की हमको लगता है नीयत यही है कि सबको फंसा के लाइए
और यहाँ अभी इनको उलझा के रखेंगे। इसके बाद द्वितीय वाले को ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, जैसे कि बहुत लोग भाग भाग करके लुका रहे हैं, कोई रहड़ी में, कोई ऊखी में लुका रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। और कोई डरने की बात नहीं है, आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा तो आपको कोई जेल नहीं भेजेगा, डरिएगा नहीं। 50 बार वारंट आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अरेस्ट होने वाले नहीं हैं। इसके बाद हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, लगता है कि इन लोगों को उलझा करके और सरकार हड़बड़ी में, सब काम तो देख रहे हैं कि हड़बड़िए में हो रहा है। एक कहावत है हमारे यहाँ, हबराई के बियाह कनपट्टी पे सेंदूर, बहुत प्रचलित है। सरकार इतना ना हड़बड़ दड़बड़ में नियम बनाई है कि वे लोग खुद नियम में फंस गए हैं, और अब जाकर के बड़े बड़े दिमाग वालों को लगाया गया है कि इसका स्थायी निदान निकाला जाए। तो उसमें से हमको लगता है कि कंक्लूजन निकाल करके आपके सामने आ रहा है। इंतज़ार कीजिए, हमको अंदेशा है कि इस प्रक्रिया के बाद एक और लेटर आएगा कि सभी विशिष्ट बंधु, लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी 2-3 महीना आप भी फंस जाएं, तब हो सकता है। जैसे प्रक्रिया चल रही है, अंदाज लग गया है कि सभी लोग अपनी अपनी सर्विस बुक मुख्यालय में जमा कर दें, और उनके पूर्व के सर्विस बुक को कैंसिल कर दिया जाएगा, और पुनः 1/1/25 से जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका नया सर्विस बुक जनरेट किया जाएगा। आज मैं ये अंदेशा आपको भी जता देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी भ्रम हो, लेकिन अंदाज हमको यही लग रहा है कि सरकार की यही चाल है। सरकार आपके फेवर में नहीं है, इसलिए कि किसी बंधु से चर्चा हो रही थी, वे बोले कि 2020 के बाद इस सरकार के हिट लिस्ट में शिक्षक आ गए हैं, वे लोग जो बहुत ज़्यादा तरफरा रहे थे राजकर्मी बनने के लिए और समान काम समान वेतन के लिए। तो जो पीछे था, जो कूदने फाड़ने वाला नहीं था, वो आज भी नियोजित बना हुआ है, घबराइए नहीं। और जिनको ज़्यादा तरफरी थी वो लोग कुछ चले गए हैं, कुछ बाकी हैं, वो लोग चले जाएंगे। और सरकार का टारगेट वही है, इलेक्शन में का बदला लेने के लिए, हमको जैसा लग रहा है, जैसे वे बता रहे थे। और आगे आइए अब काम की बात पर। मैं इस लेटर के आधार पर कल, हालांकि मैं तो व्यस्त था, आज भी कुछ अधूरा काम छोड़ करके आया हूँ, लेकिन उतना ही देर में दिमाग मैंने लगाया कि अब इसको मिटा देता हूँ। आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जितना देर में 25,000 पर फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन का कैलकुलेशन होगा, उतना ही देर में 30,420 में फिक्सेशन किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि सब लोग का तो डाटा सरकार के अब तो ऑनलाइन है। एक बार शिक्षक का कोड डालेंगे, सब बता देगा कि कौन क्या है, कौन सा क्षमता पास किया है, उसका वेतन क्या है, और कंप्यूटराइज सबको फिक्सेशन कर देना है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये भरमाने का खेल है कि इस पर किया जा रहा है। सरकार की यही तो नीयत है। इसके पीछे का राज ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ही इन लोगों को 30,420 पर करेंगे, बीपीएससी वाले, बीपीएससी वाले तुरंत केस में चले जाएंगे कि हमारे बाद के नियुक्ति इनका है, हमसे अधिक वेतन क्यों? चूँकि इन लोगों का नियुक्ति 1/1/25 है और बीपीएससी वाले इससे पहले ज्वाइन कर चुके हैं। पॉइंट पकड़िए। दूसरा पॉइंट हमको नज़र आ रहा है कि अगर इन लोगों को 30,420 पर अगर फिक्सेशन होता है तो सरकार को भविष्य में सेवा निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा। नहीं भी देंगे तो कोर्ट में जा कर के फंस जाएंगे। तीसरी चीज, सरकार जाके ग्रेच्युटी में उलझ जाएगी। सरकार को अंदेशा हो गया है कि ये यहाँ हम फंस सकते हैं, इसलिए सरकार, हमको लगता है, कंफर्म नहीं कहेंगे, कि सरकार अपना काट निकाल चुकी है, जिसका पुख्ता प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ जान लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ।
मैंने नेट से सर्च करके निकाला इस कुटिल चाल के रहस्य को, तो मुझे मिला कि राज्य सरकार को ये पावर है कि वे अधिनियम 14, 16 और 21 में उनके 21 धारा के तहत सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन भुगतान के पूर्व नियमावली में अंकित किन्हीं बातों के आधार पर जो पेमेंट वगैरह का चर्चा है उसको उस स्लैब को कम कर सकती है। सरकार के पास ये पावर है और उसमें कहीं से भी सरकार कानूनी पेच में नहीं फंसेगी, कोर्ट में भी जा कर के निकल जाएगी। रही बात कोर्ट जाने की, तो प्रोबेशनरी पीरियड तक विशिष्ट वाले कोर्ट जा नहीं सकते हैं। अगर जाएंगे तो वे लोग खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तब तक सरकार अपना काम कर चुकी होगी और सरकार निकल जाएगी। इसका पुख्ता प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए स्क्रीन पर ये चीज़ आप देख लीजिए। जहाँ तक मेरा अनुभव है मैंने यही निकाला है। देखिए निष्कर्ष, राज्य सरकार कुछ शर्तों के अधीन नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन के स्लैब को घटा सकती है। हालांकि यह परिवर्तन मनमाना नहीं होना चाहिए और कानून और नियमों के अधीन होना चाहिए। तो कानून, अब देख लीजिए कानून और नियम। राज्य सरकार नियुक्ति के बाद भी नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर सकती है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। नियुक्ति के बाद नियमावली में बदलाव की सीमाएं संवैधानिक सीमा संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत समानता, न्याय और जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सरकार इसको कोर्ट में सिद्ध कर देगी। आगे आप देख लीजिए, बाकी समय बहुत हो जाएगा, बाकी बातें कल होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।